Hello everyone, today we are going to cover the chapter 2 from the subject RCD, Resolution of Corporate Dispute, Non-Compliance and its Remedies. The chapter 2 is about the corporate disputes. इस चैप्टर के मैं आपको जस्ट बता दे रही हूँ. इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन एंड कुछ केस लॉज हैं और एक केस स्टडी है टाटा सन्स वर्सेस साइरस मिस्त्री. बस इसमें ये 3 चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं और इम्पॉर्टेंट टू नो है. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से. ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में हमको पढ़ना है सेक्शन 241 से लेकर 244 तक, जो बात करता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इज गवर्न अंडर द चैप्टर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं हम. सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट व्हेन कैन अ मेंबर अप्लाइज टू MCLT. अगर कोई पर्सन ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ NCLT पे कब अप्लाई कर सकता है. तो ग्राउंड्स ऑन मेकिंग ऑन एप्लीकेशन टू NCLT बाय मेंबर्स अंडर सेक्शन 241 सबसेक्शन 1, जो कि क्लॉज ए और क्लॉज बी में डिफाइंड है. क्लॉज ए टॉक्स अबाउट अफेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू. कोई ऐसे अफेयर जो हो चुके हैं या हो रहे हैं ऐसे मैनर में जो कि प्रीजुडिशियल है अफेयर्स ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट, कंपनीज इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट. क्लॉज बी कहता है कि मटेरियल चेंज ऐसा कोई टेक प्लेस लिया गया है. मटेरियल चेंज हैज़ बीन टेक प्लेस इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कंपनी मैनेजमेंट में कोई ऐसा मटेरियल चेंज हुआ है जिसकी वजह से चेंज हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड में, मैनेजर में और उसके ओनरशिप में और उसकी मेंबरशिप में. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज़ लाइकली दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू. और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो जो कंपनी के हित में जो काम नहीं हो रहा है वो प्रीजुडिशियल है मेंबर के इंटरेस्ट के और कंपनी के इंटरेस्ट के. क्लॉज ए बोलता है मेंबर, कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट में, और क्लॉज बी बोलता है मटेरियल चेंज की वजह से जो कंपनी में प्रीजुडिशियल वर्क हो रहा है वो मेंबर और कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है. तो ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है. ये तब होता है जब ऐसी सिचुएशन में मेंबर फाइल कर सकता है NCLT में फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. नाउ सबसेक्शन 241 सबसेक्शन 2 में बात करता है कि ग्राउंड्स ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल. अभी तक तो था कि मेंबर अप्लाई कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में. अब CG मतलब MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, CG अप्लाई कर सकता है सबसेक्शन 2 में. द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट. तो CG में अप्लाई टू NCLT फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट सर्कमस्टांसेस फॉर इनिशिएटिंग केस एंड रेफरिंग टू NCLT. कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इनिशिएट कर सकते हैं कि CG में अप्लाई टू ट्राइब्यूनल टू इंक्वायर एंड पास ऑर्डर वेदर सच पर्सन इज फिट. मतलब जो उस कंपनी में एज अ डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर रहा है वो एज अ फिट और प्रॉपर पर्सन है कि नहीं. तो CG ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकती है ताकि ट्राइब्यूनल उसे इंक्वायर कर सके और एक ऑर्डर पास कर सके, ये देखने के लिए कि अफेयर्स ऑफ कंपनी कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं. अगर अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीन कंडक्टेड बाय हिम, अगर उस डायरेक्टर के थ्रू अफेयर्स ऑफ कंपनी कंडक्ट हो रहे हैं फ्रॉडुलेंटली और विद मिसफिशेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ग्रॉस नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ हिज ऑब्लिगेशंस. फ्रॉडुलेंटली हुआ हो, मिसफिशेंस हुआ हो, ट्रस्ट का ब्रीच हुआ हो, नेग्लिजेंस हुआ हो या फिर ऑब्लिगेशंस का उसने अपनी ऑब्लिगेशंस का ब्रीच किया हो. अगेंस्ट साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस. कुछ ऐसे कमर्शियल प्रैक्टिसेस यूज की हैं जो एक साउंड बिजनेस के अगेंस्ट था. अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू विच इट प्रिटेन्स. जिस ट्रेड और इंडस्ट्री में वो वर्क कर रही है वो कंपनी, उसके नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहा है, उसके हित के ही अगेंस्ट जा रहा है वो डायरेक्टर जो उस कंपनी में काम कर रहा है. अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और डिफ्रॉडिंग इज क्रेडिटर, मेंबर और एनी अदर पर्सन. जो इंटरेस्ट है पब्लिक का उसी को वो ही डिफ्रॉड कर रहा हो वो डायरेक्टर. तो इसमें CG जो है वो ट्रिब्यूनल के थ्रू इंक्वायरी बिठा सकती है उस कंपनी में अगर डायरेक्टर ये सारे कांड कर रहा हो. फिर आता है सेक्शन 242, ऑर्डर पास बाय NCLT. अब मेंबर्स और CG के द्वारा जो भी NCLT के थ्रू इंक्वायरी और एप्लीकेशन हो चुकी थी, तो अब NCLT क्या करेगा. NCLT पास करेगा ऑर्डर टू ब्रिंग एन एंड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. एज पर सेक्शन 242 सबसेक्शन 1 NCLT कैन पास एनी ऑर्डर फॉर ब्रिंगिंग एन एंड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड इफ NCLT फाइंड्स दैट अफेयर ऑफ कंपनी हैज बीन और आर बाई सेम हैज बीन और आर बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू मेंबर्स इंटरेस्ट, कंपनीज इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट एंड द ग्राउंड्स आर जस्ट एंड इक्विटेबल. मतलब पहले तो वो प्रीजुडिशियल है, कंपनी मेंबर और पब्लिक इंटरेस्ट है, और ऐसे ग्राउंड्स आ रहे हैं जो कि जस्ट हो, मतलब एकदम सही कह रहे हो कि कंपनी का वाइंड अप करना ही जरूरी है, कि इतने बुरे मतलब चल रहे हैं उस कंपनी में हालात कि उसका वाइंड अप करना ही जरूरी है. बट ये अनफेयर होगा मेंबर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ. मतलब मेंबर्स जिसने उसमें पैसे लगाए हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगा कि हम कंपनी को वाइंड अप ही कर दें. तो NCLT एक जस्ट और इक्विटेबल ही ऑर्डर पास करेगा, और वो क्या होगा. NCLT में पास एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स. अब इसमें से 13 ऑर्डर्स हैं, इन 30 में से कोई भी एक ऑर्डर NCLT पास कर देगा केसेस को देखते हुए, केस टू केस. रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स of company in future.
जो कंपनी के अफेयर्स होंगे उसको रेगुलेट करेगा। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर्स बाय अदर मेंबर्स, जिस मेंबर के साथ ऑपरेशन उसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके शेयर्स खरीदवाएगा किसी दूसरे मेंबर से। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय कंपनी एंड कंसिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मेंबर्स के शेयर परचेज होगा, कंपनी खरीदेगी और बाकी उसके रिडक्शन होता रहे, कंसिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। मॉडिफिकेशन से 2 पॉइंट है। मॉडिफिकेशन सेटिंग असाइड एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड इट्स एमडी एंड एनी अदर डायरेक्टर और मैनेजर बिटवीन कंपनी एंड थर्ड पार्टीज आफ्टर देयर कंसेंट। और कौन कौन से हैं? इफ कंपनी हैड ट्रांसफर्ड एनी गुड्स प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन विद fraudulent preference within 3 months immediately preceding the application to tribunal, मतलब ट्राइब्यूनल के एप्लीकेशन के 3 महीने पहले तक अगर कोई भी ऐसे एसेट्स, मतलब हाँ डायरेक्टर ये देखेगा कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट तो हो गया है, तो इसके पहले कि मेंबर्स या फिर सीजी एनसीएलटी पे अप्लाई करे उसके 3 महीने तक वो कंपनी के ही गुड्स और प्रॉपर्टी को फ्रॉडुलेंटली वो मतलब वेव ऑफ कह रहे हैं, मतलब उसको हटा रहा है, मतलब अपने हित में रख के उसको सल्टाने की कोशिश कर रहा है 3 महीने पहले तक। तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा कि वो 3 महीने पहले तक के जो भी उसकी मतलब ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे जो फ्रॉडुलेंटली हुए होंगे उसको भी चेक करेगा। देन ट्राइब्यूनल कैन डिक्लेयर सच ट्रांसफर्स एज वॉइड, तो 3 महीने पहले तक जो भी ट्रांसफर्स ऐसे हुए होंगे वो वॉइड कहलाएंगे। रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन्स एंड एडवांटेजेस मेड बाय एमडी डायरेक्टर मैनेजमेंट बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड गिविंग इट टू आइडेंटिफाइबल विक्टिम्स और ट्रांसफरिंग टू आईईपीएफ अकाउंट। जो भी रिकवरी हुई होगी अनड्यू गेन्स और एडवांटेज जो एमडी मैनेजर और डायरेक्टर ने जो भी फ्रॉडुलेंटली वर्क करके अनड्यू गेन और एडवांटेज पाए होंगे उसको एनसीएलटी ट्राइब्यूनल जो है वो रिकवर करेगा और आइडेंटिफाइबल जो रियल में विक्टिम होंगे उनको वो प्रोवाइड कराएगा, या तो अगर ट्रांसफर करेगा उसको आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में वो ट्रांसफर कर देगा। फिर उसके बाद रिमूव करेगा वो उस एमडी और एनी डायरेक्टर मैनेजर जिसकी वजह से ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हुआ है। फिर अपॉइंट करेगा न्यू एमडी एंड मैनेजर डायरेक्टर को इन द प्लेस ऑफ हु वर रिमूव्ड। फिर उसके बाद अपॉइंट करेगा एक नॉमिनी डायरेक्टर बाय एनसीएलटी, मतलब एनसीएलटी जब अपना इंक्वायरी बिठाएगा तो वो एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। इंपोजिशन ऑफ कॉस्ट ऑन कंपनी, जो भी एनसीएलटी के द्वारा खर्चा होगा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में ताकि वो खर्चा सब कंपनी बेयर करेगी, और एनी अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फेड बाय द एनसीएलटी, और ऐसा कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है एनसीएलटी जो उसको सही लगे। नाउ द 242 सबसेक्शन 3 ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर मस्ट बी सबमिटेड बाय कंपनी विद इन 30 डेज टू आरओसी। ट्राइब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा उस ऑपरेशनल मैनेजमेंट में वो कंपनी 30 डेज में आरओसी को सबमिट करेगी। सबसेक्शन 4 ट्राइब्यूनल में पास इंटरिम ऑर्डर ऑल्सो, ट्राइब्यूनल एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है अगर उसे सही लगे। सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 says tribunal if order under section 242 subsection 1 or subsection 2 altered MOA or AOA then company cannot alter its MOA or AOA without tribunal's approval। अगर ट्राइब्यूनल में कोई ऑर्डर पास किया हो अंडर सेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में तो ऑल्टर्ड MOA AOA अगर हुआ हो तो कंपनी और ऑल्टर करना हो MOA AOA तो कंपनी तब तक ऑल्टर नहीं कर सकती जब तक ट्राइब्यूनल का अप्रूवल नहीं मिल जाता। नाउ दी सबसेक्शन 7 इफ ट्राइब्यूनल गिव्स अप्रूवल, अगर ट्राइब्यूनल अप्रूवल दे रहा है MOA और AOA को MOA और मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अगर वो अमेंड करने के लिए परमिशन दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है, एंड इफ ऑर्डर ऑल्टर्ड देन देयर सर्टिफाइड कॉपीज मस्ट बी सबमिटेड, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑल्टरेशन। सबसेक्शन 8 टॉक्स अबाउट द फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 मतलब वही ऑल्टरेशन वाला, उसकी कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो कंपनी पे मिनिमम 1 लाख टू 25 लाख मैक्सिमम, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे आएगा 25,000 टू मैक्सिमम 1 लाख और अप टू 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और बोथ। Now section 243 subsection 1 consequences of termination, modification or setting aside of any agreement। 43 subsection 1 कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट टर्मिनेट, मॉडिफाई और सेट असाइड हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। नो कॉम्पनसेशन टू एनीवन फॉर टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड एग्रीमेंट फॉर लॉस ऑफ ऑफिस टू एमडी डायरेक्टर। पहले बात तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर कोई भी एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हुई, मॉडिफाई हुई या सेट असाइड हुई तो उसके एमडी डायरेक्टर मैनेजर को ना ही लॉस ऑफ ऑफिस दी जाएगी ना ही कोई कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और सच एमडी डायरेक्टर और मैनेजर हुज टर्मिनेशन सेट असाइड और ट्राइब्यूनल कंडक्टेड दैट is not fit or proper person then he cannot appointed for 5 years as MD director manager in that particular company। सो तो ये 2 ही कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो 2 कॉन्सिक्वेंसेज क्या कि कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा और जो डिफॉल्टिंग एमडी डायरेक्टर मैनेजर होगा वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज ए एमडी डायरेक्टर मैनेजर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। नाउ दिस सेक्शन 243(1)(a प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो है विद अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद ही वो अपॉइंट हो सकता है एज ए एमडी डायरेक्टर और मैनेजर इन द कंपनी। बिफोर 5 ईयर्स के पहले भी वो एज ए एमडी डायरेक्टर और मैनेजर अपॉइंट हो सकता है, बट एनसीएलटी विल गिव CG, it means MCA an opportunity of being heard in such regard। मतलब वो 5 ईयर्स के पहले भी एज ए एमडी डायरेक्टर मैनेजर अपॉइंट हो सकता है अगर MNCLT अप्रूवल दे, और MCA को हम एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देंगे। 243 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट इफ अ कंपनी नोइंगली, अगर उसने जानबूझ के
ही हैज़ बीन रिमूव एंड कंटिन्यूज टू होल्ड पोजीशन इन सच, मतलब अगर वो जानबूझ के अगर उसने ऐसा कुछ किया हो और वो एज मतलब कि कॉन्ट्रावीन किया हो और रिमूव हो गया हो एज अ डायरेक्टर मैनेजर और स्टिल वो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा हो, जैसे ऐसे तो दिया है कि उसको रिमूव कर दिया जाएगा और 5 ईयर्स तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, और ये जानते हुए भी वो अगर 5 ईयर्स अगर वो एज अ अपना पोजीशन होल्ड कर रहा है तो उसको इम्प्रिजमेंट होगी अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 5 लाख और बोथ। Now the section 244 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसे तो सेक्शन 241 सब सेक्शन 1 बोलता है कि मेंबर्स अप्लाई कर सकता है एनसीएलटी में फॉर देयर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अब ये कहता है कि लिमिट क्या है कि कितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं टू अप्लाई फॉर एनसीएलटी अंडर सेक्शन 241। मेंबर्स राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241, इसको दो में डिवाइड करते हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। दोज कंपनीज हु हैविंग शेयर कैपिटल उसमें होगा 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स विच एवर इज लेस, या फिर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल जो कि फुल्ली पेड अप होने चाहिए, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे उतने मेंबर जो कि अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी में फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। और कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वो 1/5 अदर टोटल मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट मतलब एनसीएलटी अलाउ कर सकती है लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ऑल्सो अप्लाई इफ अ लोन लिमिट इज नॉट सेटिस्फाई। मतलब एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद एक जैसे कि मान लीजिए कि इन दोनों लिमिट्स में भी हम अगर नहीं काउंट हो पा रहे हैं तो एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद हम लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स भी एनसीएलटी पे अप्लाई कर देते हैं फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। कुछ की नोट्स हैं, जॉइंट होल्डर्स को हम एज अ 1 काउंट करेंगे, एज अ 1 मेंबर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर काउंट होंगे। एनी मेंबर डन कॉल्स इन अरियर्स कैन नॉट अप्लाई, जिनका कॉल्स इन अरियर्स वो अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि हमने यहाँ पहले ही मेंशन किया कि जो शेयर कैपिटल है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अ सिंगल मेंबर कैन अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रेस्ट ऑफ पेटिशनर, मतलब कोई एक मेंबर भी बाकी सबके बिहाफ में वो अप्लाई कर सकता है। अब कुछ है क्वेश्चंस, कैन फॉलोइंग पर्सन अप्लाई टू एनसीएलटी? सिंगल शेयर होल्डर यस, इफ अलोन होल्ड्स 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल और इफ एनसीएलटी अलाउज। पर्सन हुज नेम्स आर एंटर्ड एज बेनिफिशियरी इन रिकॉर्ड्स ऑफ एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो ऑब्वियस सी बात है जो डिपॉजिटरी में जिस पर्सन का नाम एज अ बेनिफिशियरी है तो वो भी एज अ मेंबर ही कहलाते हैं। येस दे आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मेंबर्स। पार्टी पेड ऑफ शेयर्स येस, इफ द कंपनी हैज़ नॉट मेड, मतलब कि अभी तो हमने कहा कि वो फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि पार्टी पेड ऑफ शेयर्स पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी पे। कब? जब कंपनी ने अभी कॉल मंगाई ही नहीं है, कंपनी हैज़ नॉट मेड एनी कॉल। जब कंपनी ने कॉल मंगाई ही नहीं है तो हमने पे ही कैसे करना है? वो पार्टी पेड ऑफ शेयर ही कहलाएंगे। बस वो कॉल्स इन अरियर नहीं होने चाहिए कि कंपनी ने मंगाया हो और हमने पे नहीं किया हो, वो तब कॉल्स इन अरियर्स होता है। और पार्टली पेड अप तब होता है जब हमने भले ही वो शेयर कैपिटल को फुली पेड नहीं किया है लेकिन कंपनी ने तो अभी तक बुलाया ही नहीं तो हम उसको पे ही क्या करें। तो पार्टली पेड अप शेयर्स भी हो सकते हैं इफ कंपनी हैज नॉट मेड कॉल्स, दैट्स व्हाई द शेयर्स आर पार्टली पेड, नॉट बिकॉज ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। बॉडी कॉर्पोरेट यस, इफ मेंबर, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है अगर वो मेंबर हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर यस ऑफ कोर्स। अदर स्टेक होल्डर्स कैन नॉट देमसेल्फ, वो खुद नहीं कर सकते, बट सीजी कैन अप्लाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बस सीजी पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स नो, एज अदर रेमेडीज अवेलेबल। डिबेंचर होल्डर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए अदर रेमेडीज अवेलेबल है। नाउ सम केस लॉज, इसमें कुछ केस लॉज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए। केस लॉज 1 टॉक्स अबाउट शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगर ट्यूब्स लिमिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। The term operation and mismanagement has not been defined by the Act, and so court and tribunal will have to decide what amount to operation and mismanagement based on fact on each case. ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कहीं डिफाइन नहीं है एक्ट में, तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को मतलब देता है, क्या चीज़ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कहलाती है बेस्ड ऑन फैक्ट केस टू केसेस। वो कंटिन्यूअस एक्ट होना चाहिए। द कंडक्ट मस्ट बी प्रूवन टू बी बर्डनसम, वो कंटिन्यूअस एक्ट हो, वो बर्डनसम हो, हार्श हो और रॉन्गफुल हो। Merely loss of confidence will not amount to operation and mismanagement. Continuous act, burdensome, harsh and wrongful. Court will see whether conduct of affairs of company by majority were oppressive. जो भी affairs कंपनी के वो majority के द्वारा वो oppressive हो मॉनिटर शेयर होल्डर पे, which will depend on fact on each case. इस केस का एक्सेप्शन दिया है इस वाले केस में महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें ये कहा है कि डेट की कोई सिंगल एक्ट डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्योंकि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट तब जब वो कंटिन्यूअस एक्ट हो, लेकिन यहाँ कहता है कि कोई सिंगल एक्ट तो ऐसे तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, बट इफ इट हैज कंटिन्यूइंग इफेक्ट and harm the future rights of members then it would amount to operation and mismanagement। कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो कोई सिंगल एक्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, बट अगर वो उसका कंटिन्यूइंग इफेक्ट हो, कंटिन्यूइंग एंड मल्टीपल इफेक्ट हो हमारे फ्यूचर राइट्स में, किसी मेंबर्स के फ्यूचर राइट्स को वो हार्म करने वाला हो, तो वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कहला जाएगा। उसका है नीडल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ सिंगल इलीगल एक्ट वुड अमाउंट टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंटिल और अनलेस इट गिव राइज टू सीरीज ऑफ इलीगल इफेक्ट। सेम वही है कि जरूरी नहीं कि कोई एक सिंगल एक्ट, ऐसे तो नेसेसरी नहीं है कि एक सिंगल इलीगल एक्ट ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हो, लेकिन अगर उसका सीरीज अगर वो एक जन्म दे रहा है आने वाले और इलीगल इफेक्ट्स को, तो वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो जाएगा।
Clear illustration of mismanagement is in the case of Rajamundry Electric Supply Corporation versus Nageshwar Rao. Court observed that a vice chairman of company along with the other directors had drawn funds for personal use and did not pay government electricity bill. Company's machinery was in state of disrepair, so it would amount to mismanagement. Court appointed 2 nominee directors for 6 months to end mismanagement. Court ने ये ऑब्जर्व किया कि वाइस चेयरमैन ऑफ कंपनी और उसके डायरेक्टर के साथ कंपनी से फंड ड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल उन्होंने नहीं पे किया और मशीनरी भी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया बाय अपॉइंटिंग 2 नॉमिनी डायरेक्टर फॉर 6 मंथ कि ये एक मिसमैनेजमेंट का रूप ले रहा है। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हेल्ड इन द केस ऑफ अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें यह था कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी अगर डिविडेंड पे नहीं कर रही है तो ये उसका खुद का डिसीजन है, ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में नहीं आता है। दैट इफ कंपनी इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट फेल टू डिक्लेयर डिविडेंड देन इट वोंट अमाउंट टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बिकॉज एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड रिकमेंडेशन इज ऑप्शनल। फिर है इंक्रीजिंग द शेयर कैपिटल टू गेन कंट्रोल एंड मेक अदर शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी हेल्ड इन द केस ऑफ कैरिंगटन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर मतलब कंपनी अगर कुछ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर को ही उनके शेयर्स इंक्रीज करते जा रही है ताकि वो ज़्यादा पावरफुल हो सके और ताकि वो जो माइनॉरिटी में है उनको अप्रेस कर सके, तो ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर आता है। इफ कंपनीज इशू शेयर्स रॉन्गली विदाउट फॉलोइंग अंडर सेक्शन 62 only to particular group of shareholders to make them more powerful and other shareholders powerless, it would amount to oppression. फिर आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सेम है पन्नालाल गिरधारीलाल प्राइवेट लिमिटेड केस लॉस पे जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट, ये आया था पन्नालाल गिरधारीलाल प्राइवेट लिमिटेड दैट इट वोंट अमाउंट टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एज अदर रेमेडीज अंडर दिस एक्ट आर अवेलेबल। एग्जाम्पल इफ सीजी और आरओसी थिंक फिट्स कैन कंडक्ट इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में नहीं आएंगी क्योंकि इसके लिए अलग रेमेडीज दी गई हैं और आरओसी और सीजी चाहे तो वो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। नॉन होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग भी ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट नहीं होती है क्योंकि कंडक्ट ऑफ इट इज़ नॉट एन ऑपरेशन ऑफ मिनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी फेल करती है तो ये भी सीजी और ये क्योंकि इसके लिए भी अलग रेमेडीज दी गई हैं जो सीजी आरओसी देख सकता है। माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट वोंट बी ट्रीटेड एज ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट हेल्ड इन द केस ऑफ इंडियन मोटर्स कंपनी लिमिटेड। इसे कहने का ये मतलब था कि छोटे मोटे अगर कोई काम कंपनी ध्यान नहीं दे रही है या फिर नेग्लिजेंस बन रही है तो वो एज ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट में काउंट नहीं होगा। देखिए क्या है इसमें, दैट माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट वुड नॉट गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन ऑफ ऑपरेशन एज मिसमैनेजमेंट लाइक पेट्रोल फ्यूल एक्सपेंसेस शोन मोर, इनकम प्रॉफिट शोन लेस बाय शोइंग सम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एंड एक्चुअली इनकर्ड सेकंड हैंड बसेस सोल्ड एट लो प्राइस वोंट अमाउंट टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। छोटी छोटी चीज़ें जो एक्स्ट्रा या कम की गई हों वो ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट में नहीं आती हैं। Sorry, wrong done in capacity of a director held in the case of Belader Silk Limited that अगर किसी के साथ रॉन्ग डन हुआ है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर की पोजीशन पे अगर एज उसके पास साथ रॉन्ग डन हुआ है तो वो ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट में नहीं आता है क्योंकि ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के लिए बना हुआ है। दैट इफ रॉन्ग हैज बीन डन टू अ पर्सन इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर देन इट वोंट अमाउंट टू ऑपरेशन, वो ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। Legal heir of deceased person held in the case of KS Motilal, that legal heir of deceased member with whom operation was done can apply। मतलब कोई डिसीज पर्सन है उसके जो लीगल हेयर होंगे वो अगर उस पर्सन के साथ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उसका लीगल हेयर भी एनसीएलटी में अप्लाई कर सकता है। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू अ लाइव पर्सन, मतलब कि आगे और इशूज अलाइव पर्सन को क्या कहते हैं दिए जा रहे हैं लेकिन एग्जिस्टिंग जो शेयर्स थे वो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो डेड पर्सन के थे उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसमिट ही नहीं किए, ये एक ऑपरेशन है। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू अलाइव without transmitting existing shares to legal heirs of deceased shareholder would amount to operation held in the case of Jai Mahal Hotels Private Limited। ये सारे केस लॉज हैं, आपको एक बार ये गो थ्रू करने पड़ेंगे, इसको रीड करने पड़ेंगे तभी इसकी जिस्ट आपको समझ में आएगी। 5 Minute Car Wash Service Limited, it is not on a ground of operation as mismanagement that company's MD has been unwise and inefficient। इस ग्राउंड पे हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट पे केस फाइल नहीं कर सकते कि कंपनीज का MD जो है वो अनवाइज और इनएफिशिएंट था। जजमेंट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सिंदरी आयरन फाउंड्री लिमिटेड, इफ कंपनी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसके कहने का ये मतलब है कि कंपनी में वर्क क्या हो रहा था कि वो 2 ग्रुप में बटे हुए थे, उनका 2 अलग रजिस्टर्ड ऑफिस था, 2 अलग डायरेक्टर्स थे, दोनों ही अलग अलग अपना काम कर रहे थे जिसकी वजह से एक मिसमैनेजमेंट आ रहा था।
If company has been divided into two groups of shareholders who have appointed their own set of directors to registered offices, assets of company being managed by unauthorized person, then court tribunal shall interfere to put an end to this mismanagement. Otherwise, it would lead to chaos and anarchy, as one group of directors would claim that their board meeting was attended by 5 directors, another will claim it was attended by 7 directors, one group of shareholders will claim that their general meeting was attended by 16 shareholders, other will claim 25 shareholders. मतलब अगर ये दो ग्रुप में कोई कंपनी बढ़ जाएगी और दोनों अपनी अपनी तरह से वर्क करने लगे तो एक मिसमैनेजमेंट और केओस हो जाएगा. तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल इसमें इंटरवीन कर सकता है to put this an end. फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन होगा कंपनी के लिए 25,000 मिनिमम टू 5 लाख मैक्सिमम, एंड ऑफिशियल डिफॉल्ट के लिए होगा 10,000 मिनिमम टू 1 लाख maximum. Now the part 2 of this chapter, which is about the transfer and transmission from section 56 to 59 of the Companies Act 2013. पहले हम differences पढ़ेंगे. Transfer means is a voluntary act, whereas transmission means ट्रांसमिशन टेक प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये तो ट्रांसफर तो एक वॉलंटरी एक्ट है, लेकिन ट्रांसमिशन तब लेता है जब ऑपरेशन ऑफ लॉ हो वहाँ पे. ट्रांसफर एक सेल है और ट्रांसमिशन एक इनहेरिटेंस है जिसमें ओनरशिप मिलती है. एक इनहेरिटेंस है जो यहाँ मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे इनहेरिटेंस होती है ना जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, वैसे ही ट्रांसमिशन वो है कि किसी के द्वारा हमको वो मिली हुई है. पहले वो किसी और के पास थी, अब हमें किसी और से मिली है. इस पर ट्रांसफर में इन्वॉल्व कंसिडरेशन होता है, ट्रांसमिशन में नहीं. इन्वॉल्व स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसफर, नॉट स्टैम्प ड्यूटी इन ट्रांसमिशन. वैलिड ट्रांसफर डीड होती है ट्रांसफर में और ट्रांसमिशन में कोई ट्रांसफर डीड नहीं होती है. नॉट ऑफ अकॉर्डिंग सेक्शन 56, नो कंपनी शैल रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करेगी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अनलेस इट रिसीव्स अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, जब तक उसे वो एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं देता. ऑफ शेयर्स मतलब एक जब भी कोई ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है, तो उसको फॉर्म एसएच 4 में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ड्यूली साइन बाय बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी देना पड़ता है और कंपनी को डिलीवर करना पड़ता है. डिलीवर्ड को करना पड़ता है कंपनी को विद इन 60 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन. केसेज लिमिट है, सबके टाइम लिमिट्स क्या है. सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 केस इज टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट. Subscriber to MOA 2 months from incorporation, new allotment of shares 2 months from allotment, transfer or transmission 1 month from receipt of SH4, allotment of debenture 6 months from allotment. In case of all IFSC companies, the above limit shall be of 60 days. फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन इसका होगा कंपनी पर मिनिमम 25,000 to 5 लाख एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे होगा 10,000 to 1 लाख. जो हमने भी यहाँ पढ़ा मैंने यहाँ फिर लिख दिया है, ये यहीं का है. Section 57 punishment for impersonation of shares, which talks about if any person wrongfully, अगर किसी पर्सन ने wrongfully obtain किया हो या फिर attempt किया हो obtain original shareholders shares और warrants और dividend, then such person शायद मतलब किसी पर्सन ने गलत तरीके से किसी shareholders का share warrant और dividend wrongfully obtain किया हो या attempt किया हो obtain करने के लिए, तो वो punishable होगा imprisonment के लिए मिनिमम 1 year to maximum 3 years और फाइन होगा उस पर मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख. Now the section 58 refusal of registration of transfer or transmission and again appeal against the refusal. ये बात करता है कि जब एक once both transfer and transferee जब sign and execute share transfer form SH4 and submit it within 60 days to company for registration of transfer. इसी कहने का मतलब ये है कि जब ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी ने एग्जीक्यूट कर दिया हो और वो ट्रांसफ़र SH4 फॉर्म कंपनी विद इन 60 डेज में दे दिया हो, तो कंपनी अब क्या करेगी. कंपनी तो या तो नाउ, ये नाउ होगा नो नहीं, नाउ कंपनी विल आइदर इशू करेगी न्यू शेयर सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफरी को, या तो वो न्यू शेयर सर्टिफिकेट देगी. और अगर उसे गलत लग रहा है ये ट्रांसफ़र गलत लग रहा है तो वो एक रेफ्यूजल नोटिस भेजेगी टू बोथ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी विद इन 30 डेज ऑफ रेसिप्ट ऑफ SH4 के मिलने के 30 डेज के अंदर वो रेफ्यूजल नोटिस भेज देगी. या तो न्यू शेयर सर्टिफिकेट दे देगी, नहीं तो वो रेफ्यूजल नोटिस दे देगी. इसके 2 ग्राउंड्स आते हैं, ये 2 में बढ़ जाता है प्राइवेट कंपनी पे और पब्लिक कंपनी पे क्या लिमिट होगी अगर रेफ्यूजल मिल गया. तो अगर रेफ्यूजल मिल जाता है तो ट्रांसफरी कैन अपील टू NCLT अगेंस्ट रेफ्यूजल विद इन 30 डेज ऑफ रेसिप्ट ऑफ रेफ्यूजल नोटिस. जब उसको रेफ्यूजल नोटिस मिलती है वहाँ से 30 दिन के अंदर ट्रांसफरी जो है, क्योंकि अब सारा काम ट्रांसफरी पे आ जाता है, ट्रांसफरी जो है वो NCLT पे अपील कर सकती है. और या तो अगर कोई रेफ्यूजल नोटिस नहीं मिलती है देन विद इन 60 डेज ऑफ द डिलीवरी, जिस दिन से उसने SH4 दे दिया है कंपनी को, वहाँ से 60 डेज के अंदर वो क्या कहते हैं NCLT पे अपील कर सकती है. या तो रेफ्यूजल के 30 डेज के अंदर, अगर रेफ्यूजल नोटिस नहीं मिला तो 60 डेज के अंदर. पब्लिक कंपनी हुई तो ट्रांसफरी कैन अप्लाई टू NCLT. पब्लिक कंपनी को ज़्यादा टाइम मिलता है. ट्रांसफरी अप्लाई कर सकता है NCLT में अगेंस्ट रेफ्यूजल विद इन 60 डेज ऑफ रेसिप्ट ऑफ रेफ्यूजल नोटिस, और अगर कोई रेफ्यूजल नोटिस नहीं मिलती है तो 90 डेज फ्रॉम डिलीवरी ऑफ SH4.
कुछ केस लॉज है हेल्ड इन द केस लॉज ऑफ पीएलए जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट दैट द अबव टाइम लिमिट टू अपील टू एनसीएलटी अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय एनसीएलटी इफ फ्री शोज सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले। इस केस लॉ में ये था कि जो टाइम लिमिट दी गई है वो एनसीएलटी जो है वो एक्सेस टाइम दे सकता है बाई सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले बता के। वंस द अपील इज फाइल्ड विद एनसीएलटी आइदर इट विल, अगर कोई भी अपील एनसीएलटी के द्वारा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का कोई अपील अगर एनसीएलटी पे जाता है तो एनसीएलटी या तो उसे डिसमिस करेगी उस अपील को, या फिर कंपनी को ऑर्डर करेगी कि रजिस्टर करे वो सच ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, एंड कंपनी या तो डिसमिस करेगी या तो कंपनी को ऑर्डर करेगी कि रजिस्टर करो उस ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को, और कंपनी को उसे कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन 10 डेज ऑफ सच ऑर्डर। जब से एनसीएलटी को ऑर्डर आया है कंपनी को उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा। फेलिंग विच अगर कंपनी नहीं करती है तो इम्प्रिजमेंट होगी मिनिमम 1 ईयर टू मैक्सिमम 3 ईयर्स, और फाइन होगा मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख। नाउ सेक्शन 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रेक्टिफिकेशन क्या हो सकती है, कब कब हो सकती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में? पहली बात, हु में अपील, कौन कौन अपील कर सकता है? मेंबर्स, मतलब अगर कोई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में गलती है तो कौन कौन एनसीएलटी में अपील कर सकता है? मेंबर, एनी अग्रीव पर्सन और कंपनी। किसको कर सकते हैं? एनसीएलटी को। ग्राउंड्स ऑफ अपील, अपील करने की क्या ग्राउंड्स होंगी? जब मेंबर्स का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रॉन्गफुली रिमूव कर दिया गया हो, गलत तरीके से अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर का नेम रिमूव कर दिया गया हो, या फिर डिले किया गया हो एंटरिंग द नेम ऑफ मेंबर्स इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, या फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर का नेम डिले कर दिया गया हो एंटर करने में। एनसीएलटी विल हियर बोथ द पार्टीज एंड आइदर, एनसीएलटी दोनों पार्टीज को सुनेगी और अपना ऑर्डर देगी, या तो डिसमिस करेगी अपील को या तो ऑर्डर करेगी कंपनी को टू रेक्टिफाई द आरओएम, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रेक्टिफाई करो, और कंपनी शैल कंप्लाई करेगी वही सेम विद इन 10 डेज फ्रॉम द ऑर्डर, और जिसकी फेलिंग विच मिनिमम 1 ईयर के इम्प्रिजनमेंट टू मैक्सिमम 3 ईयर्स और फाइन ऑफ मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख। कुछ केस लॉज है। Bhagwan Finance Corporation Private Limited, if any member aggrieved person can appeal to NCLT if his name was removed from RON without sufficient cause। कोई भी aggrieved person और कोई भी member अपील कर सकता है NCLT में अगर उसका नेम रिमूव किया गया हो रजिस्टर ऑफ मेंबर से बिना किसी सफिशिएंट कॉज के। और सफिशिएंट कॉज क्या है वो फर्दर केस लॉ में प्रोवाइड किया गया है। डालमिया डालवी सिमन लिमिटेड में दिया है कि सफिशिएंट कॉज मीन्स एडवोकेट एनफ एंड एज मच एज नेसेसरी टू आंसर द पर्पस इंटेंडेड। वो एडवोकेट एनफ होना चाहिए और नेसेसरी होना चाहिए ताकि वो जो पर्पस है उसको आंसर कर सके। इंडियन केमिकल प्रोडक्ट लिमिटेड ने बताया है इट्स कोर्ट डिस्क्रिप्शन, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है टू डिसाइड व्हाट इज सफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज नॉट। वो कोर्ट के ऊपर आता है कि क्या सफिशिएंट कॉज है और क्या सफिशिएंट कॉज नहीं है। Gothami Solvent Oils Limited, members' name removed from register of members because transferee forged his sign and also no share certificate was submitted was held to be without sufficient cause and so members' name was ordered to be restored back। इस केस क्लॉज में ये हेल्ड किया गया था कि मेंबर का फॉर्ज साइन करके किसी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर से क्या कहते हैं उसका कि उसने फॉर्ज साइन की और शेयर सर्टिफिकेट ले लिया और उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया गया। तो ये हेल्ड किया गया है कि ये जो भी था वो गलत था और उसका नेम वापस रीस्टोर होना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट वाज सबमिटेड वाज हेल्ड टू बी विदाउट सफिशिएंट कॉज एंड सो मेंबर्स नेम वाज ऑर्डर टू बी रिस्टोर्ड बैक। इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड में आया कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज रजिस्टर्ड ट्रांसफर ऑफ ग्राउंड्स ऑफ माइनर टाइपोग्राफिकल एरर्स। कंपनी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है कोई माइनर टाइपोग्राफिकल एरर हो उसकी वजह से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम लिखने से। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज, मतलब कि अगर माइनर टाइपोग्राफिकल एरर होने की वजह से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के लिए। कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऑन द ग्राउंड दैट ओरिजिनल शेयर होल्डर्स वाज ऑलरेडी यूज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी इस ग्राउंड पे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि जो ओरिजिनल शेयर होल्डर था उसने पहले से ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट रखे हुए थे। अब आता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुली विद होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 452। ये लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। हु कैन सू कंपनी, क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर। किसको कर सकता है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। कॉज ऑफ एक्शन और वाई, क्यों? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हैज़ रॉन्गफुली ऑब्टेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग कैश और रॉन्गफुली विदहेल्ड सच प्रॉपर्टी। या तो उसने कोई प्रॉपर्टी या कैश को रॉन्गफुली ऑब्टेन किया हो, या तो विदहेल्ड रखा हो अपने पास, या फिर मिस अप्लाइड किया हो प्रॉपर्टी को इंक्लूडिंग कैश, या तो उसका गलत यूज़ किया हो। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? फाइन होगा मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख। रीस्टोर और कंपनसेट करना पड़ेगा कंपनी को सच प्रॉपर्टी एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट फेलिंग विच इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर्स। फाइन इतना पे करना पड़ेगा 1 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख। कंपनी को रीस्टोर करना पड़ेगा सच प्रॉपर्टी, कंपनसेट करना पड़ेगा वो बेनिफिट जो हमने उससे कमाई है। अगर हम ये नहीं करते तो हमें इम्प्रिजमेंट होगी अप टू 2 ईयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर 2 ऑफ दी आरसीडी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, जिसमें 3 था ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। टाटा स्टील एंड साइरस मिस्त्री की केस स्टडी आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। कुछ केस लॉजेज है जिसकी एक रीडिंग मस्ट है। सो नोट्स टू दिस PDF इज इन द डिस्क्रिप्शन। Notes to this chapter is in the description below. Please like this video, share and subscribe for more content like this, and thank you.